सुप्रभात छात्रों। आज हम पेपर नंबर 8 को देख लेंगे। पेपर नंबर 8 का नाम है साहित्य शास्त्र। पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 13 ये 2 सेमेस्टर के हैं। पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 13। तो 13 पेपर नंबर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, और पेपर नंबर 8 का जो है साहित्य शास्त्र। तो मैं 2 पेपर पढ़ाती हूँ लास्ट ईयर के लिए, पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9, और दूसरे छठी सेमेस्टर के लिए पेपर नंबर 13 और पेपर नंबर 14। पहले कई दिन हमने पेपर नंबर 9 के बारे में देख लिया, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था। आज हम देख लेंगे साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र यानी क्या? यानी साहित्य जो हम देखते हैं, साहित्य का शब्द जो संधि की है साहित्य अधिक शास्त्र, यानी साहित्य में समाज का यानी चित्रण होता है, तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं तो साहित्य शास्त्र क्या है? शास्त्र ऐसा क्यों कहा? शास्त्र यानी विज्ञान हम कहते हैं, जिसे यानी उसके जो कोई नियम होते हैं वो सर्वकालिक त्रिकाल बाधित रहते हैं। चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, जापान हो, कहीं भी हो, उसका एक ही निष्कर्ष निकल जाता है। इसी कारण उसे विज्ञान कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है या साइंस कहा जाता है। तो यह साहित्य शास्त्र, क्योंकि यहाँ भी निष्कर्ष सभी जगह होते हैं एक जैसे। जैसे कहा जाता है 7 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी बदले। तो यह भाषा जो है, भाषा परिवर्तित होती है, पानी भी, उसमें पानी में भी परिवर्तन होता है। अलग अलग जगह का पानी अलग अलग तरह का हमें दिखाई देता है, उसका स्वाद अलग अलग होता है। तो यही साहित्य शास्त्र की परिभाषा हमें दिखाई देती है। तो साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। तो साहित्य समाज का दर्पण यानी अनेक समय से हमें ये सब कुछ दिखाई देता है कि क्या है। अनेक पीढ़ियों का, चाहे 25 पीढ़ी या पहले क्यों हो, उसे 50,000 1000 साल का चित्रण उसमें होता है। जो लिपिबद्ध होता है, लिखा हुआ होता है, वही हमें दिखाई देता है। साहित्य शास्त्र उसे कहते हैं। तो साहित्य शास्त्र का अध्ययन किस तरह करना चाहिए, तो ये इसमें चित्रित किया जाता है। साहित्य शास्त्र यानी क्या है? जैसे काव्य के अनेक भेद हमें दिखाई देते हैं। जैसे पहले जो साहित्य था गद्य और पद्य था, और उसके बाद यानी गद्य और पद्य के 2 विभाजन होते हैं। लेकिन साहित्य जो है पहला एक ही होता है, गद्य पद्य मिश्रित, जैसे उसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। तो इस सेमेस्टर में हमें क्या क्या अध्ययन करना है? साहित्य शास्त्र पेपर नंबर 8 में हमें क्या अध्ययन करना है? तो साहित्य यानी काव्य की परिभाषा है, काव्य का स्वरूप है, काव्य के तत्व है, काव्य के प्रयोजन है। तो ऐसे अलग अलग अंगों से उसका अध्ययन करना है। साहित्य का स्वरूप क्या है? साहित्य के विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा बनाई है? जितनी व्यक्ति उतनी प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति अपने अपनी दृष्टि से उसको चित्रित करने का प्रयत्न कर देता है। तो दूसरा प्रकार जो है, दूसरी इकाई जो है, काव्य के प्रकार या काव्य के गुण दोष ये है। काव्य के प्रकार उसमें है, काव्य के अलग अलग प्रकार है, काव्य के कई दोष होते हैं, काव्य के कई गुण होते हैं। तो उसका भी हमें ध्यान करना है, उसको भी हमें अध्ययन करना है। फिर उसमें बाद में आता है रस। रस जो है, रस का स्वरूप और उसके अंग और उसके प्रकार, यानी रस के अंग कितने होते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, और रस के महत्व जो है, रस का महत्व भी उसमें चित्रित करना है। और जैसे साहित्य में हम देखते हैं अलंकार जो है, व्यक्ति का अलंकार जय होता है। जैसे हम देखते हैं स्त्रियों के अलंकार अलग होते हैं, पुरुषों के अलंकार अलग होते हैं, क्योंकि वह सौंदर्य बढ़ाने का काम कर देता है वही अलंकार। तो उसी तरह साहित्य का भी सौंदर्य बढ़ाने का काम यानी अलंकार कर देते हैं। तो अलंकारों का भी हमें अध्ययन करना है।
तो जैसे अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो यानी अनुप्रास या शब्दालंकार के रूप में हमें अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और विप्सा अलंकार, ये दो अलंकारों का अध्ययन किया है। और अर्थालंकार में हमें उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विभावना, ये रूप ने अध्ययन करना है। तो यानी 4 ही यूनिट है, 4 इकाइयां है। और 4 इकाइयां में पहली सत्र जो है यानी 5वीं सत्र जो है उसमें ये है। और उसका प्रश्न पत्र का स्वरूप किस तरह होगा? प्रश्न पत्र का स्वरूप हम देखते हैं तो पूरे पाठ्यक्रम पर 10 बहुविकल्पी प्रश्न। इस साल आपका लिखित जो प्रश्न पत्र होगा सिर्फ 40 गुण का प्रश्न पत्र होगा। और 10 गुण के लिए कॉलेज जो कोई निर्धारित करेगा, चाहे उसमें यानी सेमिनार होगा, जैसे प्रोजेक्ट होगा, या अंतर्गत 3-4 महीने जो कोई परियोजना चलाई गई होगी, उसमें आपको सम्मिलित होना है और उसमें से आपको 10 गुण प्राप्त करने हैं। तो ये 10 गुण और पूरे पाठ्यक्रम पर 10 गुण का प्रश्नोत्तर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इकाई 2 पर लघुत्तरी प्रश्न होंगे, यानी इकाई 2 यूनिट 2 जो है काव्य के प्रकार, काव्य गुण और काव्य दोष जो है, तो उस पर यानी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 में से आपको 2 लिखने हैं और गुण हैं 10। इकाई नंबर 4 यानी अलंकार, अलंकार यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार जो है, 4 पर टिप्पणियां होगी। इसमें 3 अलंकार पूछे जाएंगे और उसमें से 2 अलंकारों पर आपको लिखना है, उसके लिए गुण है 10। और इकाई नंबर 3 और इकाई नंबर 1 पर दीर्घोत्तरी प्रश्न। इकाई नंबर 1 है काव्य साहित्य के स्वरूप, तत्व और प्रयोजन, और 3 जो है रस के स्वरूप, रस का भेद, रस के अंग। तो इस पर यानी आपको एक रस पर प्रश्न पूछा जाएगा और एक साहित्य के प्रयोजन जो है उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। उसमें से आपको एक सवाल को सुलझाना है। तो ऐसे जो है 4 यूनिट है और 4 यूनिट में हम देखते हैं तो यानी इस तरह हम अध्ययन करते हैं, तो यानी अच्छे गुण हम हासिल कर सकते हैं। तो साहित्य शास्त्र जो है, तो छात्रों को साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए यह साहित्य शास्त्र, ये पेपर आपके लिए रखा गया है। साहित्य शास्त्र में हम देखते हैं तो साहित्य की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से करने का प्रयत्न कर दिया है। जैसे हम देखते हैं यानी इसमें साहित्य की परिभाषा में हमें क्या देखना है, भारतीय काव्य लक्षण, हिंदी काव्य लक्षण और अंग्रेजी या पाश्चात्य काव्य लक्षण। यानी जैसे साहित्य का हम अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। इस भाषा में किस तरह साहित्य का अध्ययन, इस भाषा में, मराठी भाषा में साहित्य शास्त्र कैसा है, हिंदी भाषा में साहित्य शास्त्र कैसा है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य शास्त्र कैसा है, उसका अध्ययन करके सारा उसमें से निकालकर अपनी भाषा का अध्ययन करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं मानव के इतिहास के साथ साथ साहित्य की धारा भी प्राचीन काल से चलती आ रही है। भाषा कब निर्माण हो गई, मनुष्य के पहले भाषा निर्माण हो गई या मनुष्य के उत्पत्ति के बाद में भाषा निर्माण हो गई, यह हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो है तो भाषा जो है मानव के साथ साथ ही निर्माण हो गई होगी, ऐसा कई लोगों का कहना है। यह प्राचीन धारा है, प्राचीन समय से यह साहित्य चलता आ रहा है। आज साहित्य का स्वरूप बड़ा विशाल और विविधतापूर्ण हो गया है। साहित्य हमेशा गतिशील होता है, साहित्य गतिशील होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, जैसे कहा जाता है बहता नीर अच्छा होता है, गड्ढों का जल इस्तेमाल लायक नहीं होता है। उसी तरह अगर भाषा का प्रवाह अगर खंडित हो जाता है तो वो भाषा मृतप्राय कही जाती है। जैसे आज तक इतनी यात्रा कर दी है भाषाओं ने, लेकिन कई भाषाएं मृत हो चुकी है
क्योंकि उसे बोलने वाले उस भाषा में साहित्य जो है उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण भूमंडलीकरण के कारण कई भाषाएं मृत होती जा रही है। तो ऐसे बहुत जैसे संशोधन होता है, उस पर रिसर्च होता है, तो कई भाषाएं लुप्त प्राय होती हुई हमें दिखाई देती है। इसी कारण भाषा परिवर्तनशील होनी चाहिए, उसमें नया कुछ आना चाहिए काल के अनुसार। जैसे हम कहते हैं कि यानी पेड़ की खाल यानी अपने आप जीर्ण होती है और छूट जाती है, नई खाल आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यानी भुजंग यानी सांप का उदाहरण ले लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि सर्प के ऊपर का हिस्सा, ऊपर की खाल पुरानी हो जाती है तो वह छोड़ जाती है, तो उसी तरह नया जन्म माना जाता है उसका। उसी तरह भाषा में भी नया कुछ आना चाहिए, भाषा परिवर्तनशील होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी परिवर्तनशील नहीं कि यानी 3 पीढ़ियों के बीच का यानी संपर्क स्थापित न हो जाए। भाषा में परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन धीमी गति से उसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा गतिशील होती है, साहित्य हमेशा गतिशील होते हैं। ऐसे साहित्य को एक परिभाषा में बांधना बड़ा कठिन कार्य होता है। निश्चित एक परिभाषा में बांधना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग लोग उसका निरीक्षण करते, उसके बारे में अपनी राय रखते हैं। तो उसको कैसे हम निश्चित करेंगे कि यही एक भाषा है, यही उसका एक निरीक्षण है, यही इसी को ही साहित्य कहते हैं? ऐसा हम कदापि नहीं कह सकते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जगत की संपूर्ण ज्ञान राशि को साहित्य कहना चाहिए। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी यानी साहित्य के बारे में कहा है, जगत की संपूर्ण ज्ञान राशि को साहित्य कहना चाहिए। वह कौन सी भी भाषा में हो, वो एक विशिष्ट जाति की भाषा है, तो उस विशिष्ट जाति का वर्णन उसमें किया हुआ होता है। इसी कारण वह साहित्य क्षेत्र से अछूता नहीं रह सकता है। इसी कारण वे कहते हैं कि इसे संपूर्ण जगत की संपूर्ण ज्ञान राशि को साहित्य कहना चाहिए। पर इसमें भूगोल, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र आदि सभी विषयों का ज्ञान समाविष्ट करना होता है। यानी जैसे हम भूगोल है, समाज विज्ञान है, विज्ञान है, इतिहास है, यह क्या है? भूगोल, भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान उसमें होता है। विज्ञान जो है, जो आजकल विज्ञान की परिभाषा हम देखते हैं, तो उसमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। इतिहास है तो अपने इतिहास यानी बीती हुई बातों का वास्तविकता के साथ संबंध होना, यानी बीते हुए काल का हमें ज्ञान होना चाहिए। वह लिखित रूप में होता है तो उसे लोग इतिहास कहते हैं। जैसे हमें यानी जैसे रामायण, महाभारत या हमारे जो वेद है, उससे हमें यानी उसी समय की संस्कृति, उसी समय की भौगोलिक परिस्थिति, उसी समय की रूढ़ी परंपराओं का ज्ञान होता है। तो ऐसे इन सभी विषयों को वे कहते हैं कि यानी इन सभी विषयों को यानी साहित्य शास्त्र में या साहित्य में समाविष्ट करना होगा। साहित्य इतना व्यापक नहीं है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए लिटरेचर शब्द का प्रयोग कर दिया है। अंग्रेजी विद्वानों ने उसे लिटरेचर शब्द का उपयोग कर दिया है, तो जिसका हम देखते हैं कि लिटर यानी शब्द, शब्द से बना हुआ जो है उसे साहित्य कहते हैं। जो लेकिन कई विद्वान उसके विरुद्ध हमें दिखाई देते हैं। इसमें लिटरेचर और पावर का संबंध साहित्य से है। कई विद्वानों ने इस लिटरेचर को भी विभाजित कर दिया है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर, यानी नॉलेज और पावर, ज्ञान और शक्ति, ऐसा विभाजन उसका कर दिया है। और कई विद्वान कहते हैं लिटरेचर ऑफ पावर का संबंध
साहित्य से है। लिटरेचर पावर यानी का साहित्य की शक्ति। तो साहित्य की शक्ति हम कैसे कहेंगे? लिटरेचर शब्द से साहित्य बनता है। शब्द अगर कागज पर यानी लिखित रूप में आ जाते हैं तब वह साहित्य आता है। अनेक विचार हमारे दिमाग में होते हैं, हम कुछ बोलते नहीं, कुछ लिखते नहीं है, तो वह विचार कितने भी सुंदर क्यों न हो हमारे ही दिमाग के अंदर रहते हैं। अगर लिखित रूप में वो बाहर आ जाते हैं तब वह क्या होता है? साहित्य होता है। हम किसी के साथ वार्ता करते हैं, बोलते हैं, संवाद करते हैं, तब अपने विचार उसके सामने प्रकट होते हैं। क्योंकि साहित्य एक सृजनात्मक कला है। उसमें जैसे हम कहते हैं कि इसमें आनंद प्रदत्त सौंदर्य होता है। भारतीयों ने साहित्य शब्द के समान स्तर पर काव्य शब्द का प्रयोग किया है। जैसे हम देखते हैं साहित्य में सौंदर्य होता है, आनंद होता है, भावना होती है इसमें। इसी कारण जैसे है भारतीय विद्वानों ने इसके लिए, साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर उसमें भावना नहीं होती, सुंदरता नहीं होती, एकाध गीत हम सुनते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई नाटक पढ़ते हैं, वह नाटक अगर सुखांत हो तो हम आनंदित होते हैं, दुखांत है तो हमें दुख होता है। कोई गीत हम सुनते हैं तो भी हमें आनंदपूर्ण गीत होगा तो हमारा मन आनंदित हो जाता है। और अगर कोई शोकपूर्ण गीत हो तो पूरा का पूरा शांत रस हमारे हृदय में बसा होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग भारतीय विद्वानों ने कर दिया है। और साहित्य के साथ ही काव्य का लक्षण यानी काव्य की परिभाषा निश्चित करते हुए काव्य की आत्मा का विवेचन भी भारतीय विद्वानों ने कर दिया है। तो भारतीय विद्वानों ने अलग अलग दृष्टि से उसके लक्षण बताने के प्रयत्न कर दिए हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने काव्य का बाह्य रूप और उसकी मूल आत्मा इसका साथ साथ विवेचन किया है। भारतीय साहित्य में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसमें काव्य का कोई लक्षण नहीं मिलता। संस्कृत साहित्य में काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा अग्नि पुराण में हमें दिखाई देती है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वह ग्रंथ सबसे पुराना माना जाता है। सबसे पुराना क्यों? क्योंकि उसके बाद जो साहित्य लिखा गया तो उसके उस विद्वानों ने उसका ही आधार ले लिया है। क्योंकि कुछ लिखते समय, कुछ करते समय हमें कोई आधार होता है, उसकी कोई पृष्ठभूमि हमें बांधनी पड़ती है, तब ही हम यानी क्या है उस कृति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण ले लीजिए, मकान हम बनवाते हैं तो पहले उसकी नींव बनाते हैं, फिर नींव बनाने के बाद हम ऊपर चले जाते हैं, तो फिर छत बनता है यानी दीवारें बनती है। तो ऐसे जो है उसके लिए पहले पृष्ठभूमि आवश्यक है। तो यानी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है वह साहित्य शास्त्र के लिए एक आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। तो संस्कृत में सबसे पहले अग्नि पुराण जो ग्रंथ है उसमें यानी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं संक्षेपाल वाक्य मिष्टार्थ व्यंजना पदावली काव्य स्फुलंकार गुणदोष वर्जितम। यानी संक्षेपाल मिष्टार्थ व्यंजना पदावली काव्य स्फुलंकार गुणदोष वर्जितम। यानी क्या है, जो काव्य जो है वह संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुण युक्त हो। यानी जो है वह संक्षेप में, जैसे कहा जाता है कि गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। गागर में सागर भरना यानी क्या है, संक्षेप में अपना उद्देश्य प्राप्त कर बताना, संक्षेप में अपनी बात सभी के सामने रखना। इसी कारण संक्षेपाल वाक्य विस्तार व्यंजना पदावली,
संक्षेप में अपना मत प्रकट करने वाली ऐसी पदावली हो जिसमें अलंकार प्रकट हो और उसे दोष रहित हो और गुण युक्त हो। दोष नहीं होने चाहिए और उसमें गुण होने अनिवार्य माने जाते हैं। जैसे परंतु दोष रहित काव्य मिलना अनेक कठिन होता है और गुण शब्द भी अनेक अर्थ स्पष्ट करता है, किंतु कई लोग कहते हैं कि यह संस्कृत की परिभाषा जो है अग्नि पुराण में लिखी हुई वो परिपूर्ण नहीं है, ऐसे कहते हैं, क्योंकि किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधना बहुत कठिन होता है, बांधा नहीं जाता है। लेकिन यह जो है गुणयुक्त हो और दोष रहित हो, यह तो सभी जगह काव्य की परिभाषा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दूसरे जो विद्वान हैं वो भामह है, वे कहते हैं काव्य की परिभाषा शब्द अर्थो सहितो काव्यम, यानी अर्थात शब्द और अर्थ के संयोग को उन्होंने काव्य कहा है। शब्द और अर्थ इसका संयोग होना है, शब्द से यानी साहित्य बनता है और उसमें भी क्या है, अर्थ जो है अर्थ का महत्व होता है। तो ऐसे यह मानने पर काव्य में इतिहास, भूगोल, वार्तालाप, गली गलौज आदि सबका समावेश करना होगा, क्योंकि इसमें शब्द भी होते हैं और अर्थ भी होते हैं। बोली भाषा अलग होती है और साहित्य की भाषा अलग होती है। अगर बोली भाषा में ही हम साहित्य लिखते हैं तो पढ़ते समय हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम शब्द का उच्चार करते हैं उसी तरह लिखना बहुत कठिन होता है। अगर लिख भी दिया तो उसे पढ़ना उससे भी कठिन होता है। इसी कारण बोली भाषा में लिखा हुआ साहित्य और साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ साहित्य अलग होता है, क्योंकि साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ साहित्य जो होता है उसका परिमार्जन होता है, उसका एक निश्चित ढांचा होता है और वही क्या हो जाता है, परिनिष्ठित भाषा की तरह एक व्याकरण के नियमों में बांधा हुआ साहित्य होता है। तो यानी भामह की जो परिभाषा हम देखते हैं वह शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये सही दिखाई देती है, क्योंकि उसमें शब्द से अर्थ होने चाहिए, यह हमें दिखाई देता है। और जैसे संस्कृत के दूसरे विद्वान जो है मम्मट ने भी अपनी दृष्टि से यानी साहित्य की परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। वे कहते हैं तदंशो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी वे कहते हैं कि यानी काव्य दोष रहित हो और दोष रहित के साथ साथ गुणयुक्त और कभी कभी अलंकार से रहित शब्दार्थ हो। ऐसा कहा गया है कि इस परिभाषा में अलंकारहीनता और दोष रहितता का निर्देश हुआ है, लेकिन दोष रहितता का निर्देश होना यानी बहुत कठिन होता है। किसी काव्य में अनेक गुण हो और एक दोष हो तो भी उसे क्या हम काव्य नहीं कह सकेंगे। जैसे एकाध दोष हो तो क्या उसे हम काव्य नहीं कह सकते हैं। पूरा का पूरा काव्य निर्दोष नहीं हो सकता है। जैसे व्यक्ति भी मान लीजिए कोई भी 100% निर्दोष नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रारब्ध जो उनका कार्य होगा उसी की तरह होता है। तो यानी मम्मट जो कहते हैं तदंश शब्दार्थ सगुणावृत्ति पुनः क्वापि, यानी काव्य दोषहीन, गुण युक्त और कभी अलंकार रहित भी। यानी जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक काल में लिखा हुआ जो साहित्य है वो कोमल कांत पदावली में लिखा हुआ है, उसमें कोई यानी अलंकार नहीं हो। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद के गीत जो होते हैं उसका साहित्य है वह कोमल कांत भाषा है, निराला की भाषा हम देखते हैं, उनका काव्य देखते हैं, उसमें अलंकारों का जिक्र नहीं किया होगा, लेकिन वह भाषा जो है वो लिखा हुआ काव्य जो है वो कोमल कांत पदावली में है। ऐसा भी लगता है कि उसमें अलंकार होगा, लेकिन उसमें कहीं भी अलंकार हमें दिखाई नहीं देता। यानी अलंकार जो है वो भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है,
इसी कारण अलंकार होना भी अनिवार्य माना जाता है। जयदेव भी यानी संस्कृत के ही विद्वान हैं। वे कहते हैं वह वाणी जो दोष रहित हो, लक्षणों से युक्त हो, रीति और गुण से विभूषित हो, अलंकार और रस तथा वृत्तियों से विशिष्ट हो, वह काव्य की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। यानी जैसे उन्होंने सारगर्भित परिभाषा बनाने का प्रयत्न जयदेव ने कर दिया है। वे कहते हैं वो वाणी का स्थान उन्होंने दिया है। वाणी यानी मुख से उच्चारित जो ध्वनि है उसे हम वाणी कहते हैं। लेकिन क्या सुनाने से वह साहित्य नहीं होता है, उसे लिखित स्थान देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है वह वाणी जो दोष रहित हो, लक्षणों से युक्त हो। वाणी दोष रहित होनी चाहिए। जैसे दोष यानी कैसे है, वर्ण दोष होता है, कर्णपटुता दोष होता है, उद्गार दोष होता है, इन दोषों से रहित होनी चाहिए। वे कहते हैं रीति और गुण से विभूषित हो। है ना, रीति जो है यानी रीति यानी क्या है, परंपरा। यानी कौन सी परंपरा, लिखने की परंपरा को रीति कहा जाता है। तो यह परंपरा इस रीति से भी है। और अलंकार तथा रस और वृत्तियों से विशिष्ट हो, उसमें अलंकार भी होना चाहिए और उसमें रस तो होना चाहिए। क्योंकि साहित्य पढ़ना किसके लिए, अगर उससे हमें रस की अनुभूति नहीं होती तो वह साहित्य कहने लायक नहीं होता है। इसी कारण रस साहित्य पाठक को रसास्वाद होना चाहिए। चाहे वह शांत रस हो, चाहे वह यानी जैसे हम मानते हैं श्रृंगार रस हो, वीर रस हो, कौन सा भी रस हो, लेकिन उसमें हमें क्या होना चाहिए, एक ही तो रस का उसमें परिपाक होना ही है। अगर 9 रसों का परिपाक होता है तो गागर में सागर भर दिया ऐसा कहा जाता है। तो लेकिन कम से कम एक रस का तो पूर्ण परिपाक होना किसी भी काव्य कृति को महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो गद्य साहित्य हो, चाहे वो पद्य साहित्य हो।